सुबह आपको टॉपिक दिया था मुस्लिम विवाह का, है ना, तो आज इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताइए मुस्लिम विवाह जो होता है, मतलब मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह कितने प्रकार के होते हैं? मुस्लिम विधि के अंतर्गत शिया और सुन्नी में अलग अलग होते हैं। हाँ, मतलब वो विवाह होते सेम ही है, मतलब कुछ विवाह ऐसे हैं जो सिर्फ सिया विधि मान्य है, कुछ विवाह ऐसे हैं सुन्नी में, ठीक है ना। विवाह सेम ही है वो। जैसे जैसे मान लीजिए कोई विवाह, उसका बाद में एग्जाम्पल देंगे डिस्कस में। तो कुछ विवाह के नाम बताइए। एक तो हो गया वैलिड मैरिज, वैध विवाह, ठीक है। ठीक। वॉइड मैरिज हो गया, शून्य विवाह हो गया। इर्रेगुलर हो गया, अनियमित। अनियमित विवाह हो एक गया। होता है मुद्दा विवाह, मूता विवाह। मुद्दा मैरिज। अच्छा, वैध विवाह जो होता है वह दोनों विधियों में मान्य होता है, एक विधि में? वैध विवाह दोनों विधि में मान्य होता दोनों विधियों में मान्य होता है। है। तो ऐसे सुन वैध विवाह मतलब कैसे विवाह को कहते हैं, मतलब एक लाइन में बताया जाए तो? वैध विवाह वो विवाह होता है जो कानून में जो भी एसेंशियल एलिमेंट जो बताए गए हैं विवाह के, वो उसमें परिपूर्ण पूर्ण होते हैं। देखो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जब इस्लाम में जब मोहम्मद पैगम्बर साहब का जब आगमन हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि देखिए जिसको विवाह करना है मुस्लिम स्त्री से, तो उसके लिए उन्होंने 5 शर्तें बताई थी, आवश्यक शर्तें, ठीक है ना। तो वही शर्तें यहाँ बताई गई हैं कि उन 5 आवश्यक शर्तों को आप पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो ये विवाह आपका वैध माना जाएगा, ठीक है। अब वो 5 शर्तें कौन कौन सी बताई गई थी? दोनों पक्षकारों में सक्षम होना आवश्यक है। सक्षम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सक्षम, चलिए पहले सक्षम होना चाहिए, फिर सापेक्ष निषेधों में नहीं आना चाहिए विवाह ठीक के है। पक्षकारों को। दूसरा, पूर्ण निषेधों में भी नहीं आना चाहिए। चौथा, 3 ही हो गए। दोनों पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ठीक है, और औपचारिकताएं भी पूरी, और कुछ औपचारिकताएं दी हुई हैं, वो भी उन होनी चाहिए, ठीक औपचारिकताओं है। को पूरा किया जाना भी अच्छा, आवश्यक है। सक्षम पक्षकार का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों व्यक्तियों को सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अब जो उसमें सक्षम होने के लिए जो व्यस्तता की उम्र दी गई है मुस्लिम विधि में, वो कितनी वर्ष दी गई है? कम से कम 15 वर्ष तो होनी चाहिए। 15 वर्ष। इसको बोलते ये हैं यौवन यौवन अवस्था, अवस्था के विकल्प, मतलब यौवन अवस्था की उम्र। या 15 वर्ष के हो जाएंगे तो यानी विवाह के लिए हो जाते सक्षम हो हैं। जाएंगे। इसके विपरीत हिंदू विधि में लगाया जाए तो हिंदू विधि में कितनी होती है उम्र? 18 है और 21 है। 18। अब ये बताइए, एक सवाल और है कि विवाह को जो सापेक्ष निषेध बताए गए हैं कि विवाह जो आप करेंगे वो सापेक्ष निषेध के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, तो सापेक्ष निषेध किस प्रकार के होते हैं? सापेक्ष निषेध बताए गए हैं, दो चार चार पांच बताए गए हैं। जैसे क्या है कि हज यात्रा के दौरान आप विवाह कर रहे हैं, हाँ। तो वो विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए हज यात्रा में जो विवाह किया जा रहा है, वो विवाह शून्य विवाह होगा, अनियमित विवाह होगा? नहीं, वो विवाह अनियमित होगा। उसे हम मतलब वैध करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अगर शिया मुस्लिम हज यात्रा के दौरान विवाह करता है तो विवाह होगा शून्य। अगर सुन्नी मुस्लिम हज यात्रा के दौरान विवाह करता है तो विवाह कैसा होगा? अनियमित होगा, इनरेगुलर, ठीक है ना। सिया में हाँ, वो अनियमित, जैसे हमने अभी शुरू में बताया था कि जो विवाह होता दोनों में ही, लेकिन उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। वो यहाँ विवाह अनियमित होगा, लेकिन और जाएंगे हम सिया विधि में, सिया तो वहाँ क्या होगा? वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिया विधि में अनियमित विवाह वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ। दूसरा इसमें बताया गया सापेक्ष, दूसरा कौन सा होता है? इद्दत होता है। इद्दत। इसका मतलब होता है कि इद्दत से पालन करती हुई जो स्त्री होती है उससे विवाह नहीं किया जा सकता है। उससे विवाह कब होगा? जब वो इद्दत का पालन पूरा कर लेगी। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो सिया विधि में इद्दत की अवधि कितनी होती है? 3 चंद्रमास वो होते हैं मासिक धर्म के लिए। वो सुन्नी विधि में होती है। सुन्नी विधि में देखिए जो सामान्य होती है वो 3 चंद्रमास या 3 माह, और सिया विधि में सामान्य पूछा जाए तो वो 4 माह 10 दिन, ठीक है। अब ये बताइए, इद्दत का पालन करते हुए महिला से अगर शादी कर ली जाती है तो वो शादी सिया और सुन्नी विधि में कैसी मानी जाएगी? शिया विधि में तो वो शादी वॉइड होगी, और सुन्नी विधि में? सुन्नी विधि में अनियमित होगी। अनियमित होगी। अब ये बताइए, एक मुस्लिम को 4 विवाह करने का अधिकार है, ठीक है। अगर वो 5वां विवाह कर लेता है, ठीक है, अगर वो 5वां विवाह कर लेता है तो वो विवाह सिया मुस्लिम में, मतलब शिया विधि में कैसा होगा और सुन्नी विधि में कैसा होगा? सिया विधि में तो शून्य होगा और सुन्नी विधि में अनियमित होगा। और देखिए यहाँ पे चीज़ हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी मोहम्मदन की 4 पत्नियाँ हैं, ठीक है, उसने इसमें से क्या दिया? तलाक दे दिया, ठीक है। और जब तक वो पत्नी इद्दत का पालन करेगी, ठीक है, तो जब वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती दोबारा, लेकिन उस समय तक पति भी पुनर्विवाह नहीं कर सकता। लेकिन उसकी एक पत्नी है, उसने उसको डिवोर्स दे दिया, तो उस कंडीशन में वो इद्दत का पालन करे जब पति कर सकता है। लेकिन 4 पत्नी होती है, उसने तलाक दिया है, तो जब वो नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पकड़नी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो चौथी जो बताई गई है शर्त, इसमें मतलब क्या बताई गई है? गवाहों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। अब गवाह कैसे कैसे होनी चाहिए, मतलब सिया सुन्नी मुस्लिम में? नहीं, देखा जाए तो सिया में तो
गवाह की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। लेकिन सुन्नी में गवाह की आवश्यकता 2 जो सक्षम मुस्लिम पुरुष होने चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर 2 सक्षम मुस्लिम पुरुष नहीं है तो 1 सक्षम मुस्लिम पुरुष और 2 महिला। और मान लीजिए 4 महिला बुला ली। नहीं नहीं, 1 पुरुष का होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए गवाहों की उपस्थिति होती है तो ये विवाह कैसा माना जाएगा? अरे वैध माना जाएगा सिया विधि में, क्योंकि वहाँ गवाह की जरूरत ही नहीं होती। और लेकिन सुन्नी यहाँ विधि पे में अनियमित होगा। अनियमित होगा। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम हिंदू स्त्री से विवाह कर लेता है, ठीक है, वो शिया या सुन्नी है, तो उस विवाह की स्थिति क्या होगी? वो विवाह अनियमित ही माना जाएगा। वैसे तो हिंदू स्त्री से अगर कर रहा है, वैसे तो हिंदू स्त्री से विवाह कर ही नहीं सकता। देखिए हिंदू स्त्री से अगर विवाह करता है सिया विधि तो में सिया विधि में शून्य होगा। हाँ। और इसमें अनियमित होगा। सिया विधि में ठीक है। तो शून्य होगा। हाँ, मतलब सिया विधि में आप लोग मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। अनियमित जैसा वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ तो बॉयड है। अब हाँ। अब उसके बाद तीसरी शर्त है वो आती है पूर्ण निषेध। पूर्ण निषेध कितने प्रकार के हैं? पूर्ण निषेध जैसे रक्त संबंध होता है, हाँ। कम्युनिटी, दूसरा होता है निकट के संबंधी, या धात्रीय संबंध होता है जिस माँ से बचपन में जिसने दूध पिलाया वो आता है। हाँ, दात्र संबंध से मतलब होता है कि जो जैसे वो आपकी होते हैं आया होती है, जैसे जिसने पाला है आपको, ठीक है। जैसे एक फिल्म थी आपने देखा वो कोविड फिल्म थी गोविंदा की, तो उसमें वही सिस्टम दिखाया गया धर्म वाला, ठीक है ना। और इसमें जो चौथी जो आवश्यक शर्त बताई गई थी वो कौन सी है? स्वतंत्र स्वतंत्र सहमति, यानी दोनों पक्षकार स्वतंत्र सहमति, ठीक है। सहमति। स्वतंत्र सहमति का यहाँ मतलब किस स्वतंत्र सहमति से लगाया गया है? वही स्वतंत्र सहमति से लगाया गया है जो धारा 14 दी है भारतीय संविधान, यानी कि वो उससे प्रेसिडेंट से, असम्य कसर से या कपट से या दुर्व्यसन से नहीं की गई हो, ठीक है। उसकी सहमति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए। औपचारिकता कौन कौन सी होनी चाहिए? प्रस्ताव होता है, ठीक है। प्रस्ताव के बाद स्वीकृति जो कबूल होता है, जैसे कहते हैं इज़ब होगा, इज़ब प्रस्ताव को कहते हैं, हाँ। कबूल कहते हैं। और वो दोनों चीज़ एक ही सेम मीटिंग में होनी चाहिए, मतलब एक साथ, एक ही बैठक में। हाँ एक ही बैठक में तो वो होनी इसकी चाहिए। तीसरी औपचारिकता होती है, एक बैठक में होनी चाहिए, ठीक है ना। साक्षियों की उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए, जो उपस्थिति होनी साक्षी चाहिए। बताए गए हैं। सिया विधि में इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं है साक्षियों की, लेकिन चलिए यहाँ सुन्नी इसे बताइए, मुस्लिम विधि में जो विवाह किया जाता है उसका पंजीकरण आवश्यक है कि नहीं है? मुस्लिम विधि के विवाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। नहीं है। और मान लीजिए कोई मुस्लिम किसी ईसाई महिला से शादी करता है तो फिर पंजीकरण आवश्यक नहीं है? नहीं, अगर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है तो उसका पंजीकरण आवश्यक हो जाता है। और देखिए अगर सुन्नी मुस्लिम कोई ईसाई महिला से करता है तो इसमें भी धर्म बताए गए हैं। हिंदू धर्म में करता है तो उसके पंजीकरण में तो अनियमित हो ईसाई में गया। करता है तो ईसाई से करेगा तो देखिए वो वैध माना जाएगा, लेकिन उसका पंजीकरण आवश्यक होगा, ठीक है। अभी बताइए, ये तो हो गया वैध विवाह। शून्य विवाह कैसा विवाह होता है? शून्य विवाह वही है जिसके अब ये बताया गया है, कई सारी उसमें भी तरीके दिए हुए हैं कैसे होगा। जैसे देखिए शून्य विवाह जो होता है, शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, ठीक है। यानी उसमें कुछ ना तो कोई अधिकार होता है, उससे जो मतलब बच्चे पैदा होते हैं वो अधर्मज होते हैं, न उसमें उत्तराधिकार प्राप्त होता है, ना कुछ भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो दोनों विधि सिया सुन्नी में माना जाए तो ऐसे कौन से संबंध है जिनमें विवाह बिल्कुल शून्य हो जाएगा? नंबर 1 तो रक्त संबंध है। रक्त संबंध में अगर शादी हो जाती है तो वो दोनों विधियों में शून्य होगी। दूसरा निकटता के संबंध जो होते हैं, और तीसरा विवाह का संबंध है, ठीक है। विवाह की हज यात्रा है या 5वां विवाह है। नहीं, ये देखिए 3 संबंध जो बताए थे ये तो थे दोनों विधि में शून्य, ठीक है। और जो हज यात्रा वो किस में होगी? सिर्फ सिया में, वो शून्य को लागू नहीं होती है, ठीक है ना। हिंदू स्त्री हुई, हज यात्रा हुई, व्रत का पालन करती हुई लड़की हुई। सुन्नी में तो ये सब क्या हो जाएंगे? अनियमित हो जाते हैं। हाँ, वैध अगर वो सब ये सुन्नी शिया भी, ठीक है। तीसरा विवाह आता है अनियमित विवाह, ठीक है। अनियमित विवाह कौन सी विधि में लागू होता है? ये सिर्फ सुन्नी विधि में लागू होता है। सुन्नी में। अभी बताइए अनियमित विवाह के परिणाम स्वरूप पत्नी पत्नी का जो होता है, ठीक है, जो उनका जो शारीरिक संबंध होता है वो समाज की दृष्टि से अवैध होता है, वैध होता है? नहीं, सामाजिक दृष्टि से वैध होता है, क्योंकि अनियमित विवाह को हम वैध विवाह कर सकते हैं आगे चल के ना। देखो उसमें ऐसा होता है, अनियमित विवाह क्या होता है ना, अनियमित विवाह एक ऐसी स्थिति में है कि वो ना तो वैध माना गया ना वो अवैध माना गया, ठीक है ना। उसमें कुछ चीज़ें वैध होती हैं, कुछ चीज़ें वैध होती है। जैसे मान लीजिए दोनों पति पत्नी के को बच्चा होता है तो वो वैध माना जाएगा, ठीक है। उसके इफेक्ट और उस बच्चे को उत्तराधिकार भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसका देखिए नेगेटिव क्या है कि जो अनियमित विवाह में पत्नी जो होती है भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, लेकिन उसको इद्दत का पालन करना है, इद्दत का पालन है ना। तो ये चीज़ ऐसी है इसमें कि इसमें कुछ चीज़ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है। लेकिन इस विवाह को हम रेगुलर करवा सकते हैं, कहाँ जाके? कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, इसको कह देंगे नियमित कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक अनियमित विवाह एक ऐसी स्थिति बन जाती है उसमें विवाह तो ना तो वैध होता है ना वैध होता है,
उसमें कुछ चीज़ पॉजिटिव होते हैं, कुछ चीज़ नेगेटिव होती है, ठीक है। जैसे मेहर हो गया, लेकिन मेहर उसमें कैसे दिया जाता है अनिमित विवाह में? अनिमित विवाह में जो मेहर दिया जाएगा वो इस प्रकार दिया जाएगा कि जो आपने जैसे पीछे पढ़ा होगा मेहर में कभी, उचित मेहर और दे मेहर और तुरंत दे मेहर होता है, ठीक है। उन मेहर में से जो कम मेहर होगा जो वो सबसे इसको दिया कम- जाएगा, ठीक है ना। मतलब अनियमित विवाह में जो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है वो किसका होता है? पत्नी का होता है, ना कि correct। पति का, ठीक है। अब अनियमित विवाह के बाद इद्दत का पालन भी करना पड़ता है। इद्दत की अवधि कितनी होती है? वही 3 माह होती 3 माह 3 चंद्रमास, ठीक है। अब ये बताइए कि अनियमित विवाह में वो तो मैंने बता दिया, बच्चे होते हैं, अब जो भी उत्तराधिकार को मिलता है, ठीक है। इसके बाद विवाह आता है मूता विवाह, है। जी। ठीक है। मूता विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है? मूता विवाह क्या है कि वो एक, अगर हम देखें तो सामाजिक दृष्टि से विवाह नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मुंडन लोग भाई चलता है एक तरह से, वो मोहम्मद साहब की कुरान के ऊपर चलता है, ठीक है। तो यानी उनके जो उपदेश दिए गए थे उन्होंने जो ऊपर से, लेकिन उन्होंने खुद भी इस मतलब विवाह को कभी मान्य नहीं वैध किया। नहीं माना उन्होंने कहा ये मेरी नज़र में विवाह नहीं है, ठीक है। अब ये कौन सी विधि में मान्य होता है? ये सिया में मानना होता सिया में। लेकिन देखिए सिया में जैसे बहुत शाखा दी गई हैं, तो उसके कौन से स्कूल में मान्य होता है ये? है। ये बिल्कुल नहीं। ये सिया विधि का जो इतना सारी शाखा होती है ना, सिर्फ उसी में मान्य होता है। जी। बाकी संपूर्ण सिया विधि में मान्य नहीं होता, ना ये सुन्नी विधि में मान्य होता है, सिर्फ उसी में मान्य होता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसकी भी कंडीशन वही होंगी जो वैध विवाह की कंडीशन होती है। जी। जैसे इसके लिए भी बैठक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कंडीशन हो जाती है, इसमें जो इद्दत का पालन करना होता है वो कितने माह होता है? इसमें इद्दत का पालन जो करना होता है वो 2 माह होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए मूता विवाह जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? मूता विवाह का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो एक यही है कि देखिए मूता विवाह के लिए निश्चित सक्षमता, निश्चित समय के लिए होता है। हाँ वो निश्चित और समय के उसके लिए लिए होता है। एक जो कंसिडरेशन है उसको पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि इतना पैसा देना होगा, टाइम निश्चित कर लेते हैं। सेक्सुअल जो हमारा सेक्सुअल प्लेजर होता है उसी के लिए होता है वो। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव वो सेक्सुअल प्लेजर। इसमें मतलब समय भी होना चाहिए, वो पैसा भी निश्चित निश्चित समय होना होना चाहिए, चाहिए, ठीक है। निश्चित कंसिडरेशन होना चाहिए हाँ, प्रति लेकिन ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है, ठीक है, जी। और वो मूता विवाह कर लेते हैं, ठीक है, और पूरी ज़िंदगी वो ऐसे काट देते हैं, तो उसको निकाह माना जाएगा? फिर मूता विवाह ना करना नहीं जाएगा? माना जाएगा। मूता विवाह वैध विवाह होगा ही नहीं, रेगुलर मैरिज जब तक वो करेंगे नहीं। देखिए पूरे जीवन के लिए मूता विवाह किया जाता है, तो जीवन पर्यंत का मूता विवाह ही कहा मूता जाएगा, ठीक विवाह है। कहा जाएगा। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उसको विधि शास्त्र उन्होंने उसको निकाह माना, लेकिन उसको अगर मंडलों के हिसाब से देखा जाए तो वो मूता विवाह ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये बताइए, प्रतिफल तो आपने बता ही दिया है कि इसकी धनराशि निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। मूता विवाह के लिए गवाहों की आवश्यकता भी नहीं होती, मतलब वही जो सिया विधि में चल रहा था, जी। विवाह ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब ये बताइए जो मूता विवाह में जो लैंगिक संबंध होता है वो वैध होता है या अवैध होता है? वैध होता है, जो क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लैंगिक संबंध के लिए ही हो रहा है, सेक्सुअल अच्छा, प्लेजर इद्दत के का लिए। पालन करना आवश्यक होता है? हाँ, इद्दत का पालन करना आवश्यक कितने होता है। माह? आपने बताया 2 माह। 2 माह। अच्छा, मूता विवाह का व्यक्तन तलाक द्वारा नहीं होता। जब विवाह देखिए वैध विवाह का तलाक द्वारा होगा, ठीक है, और वैसे जो भी विवाह होता तलाक होता है, लेकिन इसमें विवाह का व्यक्तन होता है लेकिन तलाक द्वारा नहीं होता। कैसे होता है? ऐसे नहीं होता, कोई शर्त लगी होती उनके बीच में, देखो कोई इसमें शर्त ऐसे होगी और होता है शर्त जैसे को अवैध। पति पत्नी की मृत्यु हो जाए, जी। तलाक हो जाएगा, ठीक है। पति पत्नी में से कोई एक दूसरे का साथ छोड़ चला जाए, क्योंकि इसमें देखिए शादी तो होती नहीं है, इसको एक तरह से ऐसे मानिए जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो जो होता है, जी। ठीक है ना। लेकिन उसको कोर्ट मानता तो देती है, हाँ, लेकिन उसको वैध- शादी नहीं मानती। वैध लेकिन रूप वही से चीज़ मुस्लिम विधि के अंदर क्या मान ली गई? शादी मान ली गई, तो विवाह का उसको रूप दे दिया गया, ठीक है। उसमें शादी नहीं होती है, लेकिन साथ साथ रहने तो जब तक रहना, जब तक का वो विवाह है। लेकिन लिव इन में क्या होता है, जब तक रहना वो विवाह नहीं माना जाएगा, सिर्फ रिलेशनशिप ही माना जाएगा, ठीक है। जी। अब देखिए एक इसमें विवाह ऐसे होता है कि जब समय बीत जाता है, मान लीजिए उन्होंने 2 साल का मूता विवाह किया, 2 साल समय बीत गया, हाँ, तो वो वो बिगड़ना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मूता विवाह में जो पत्नी होती है वो भरण पोषण की मांग कर सकती है? नहीं, भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते। नहीं कर सकती, ठीक है। अब मूता विवाह में मान लीजिए 2 साल का मूता विवाह था, इस दौरान दोनों के बीच में बच्चा पैदा हो जाता है। अब उस बच्चा वो कैसा होगा? धर्मज होगा? धर्मज होगा? धर्मज होगा। धर्मज होगा। उसको उत्तराधिकार मिलेगा अपने बाप की हाँ, संपत्ति में? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। और मूता विवाह में जो पत्नी पत्नी होते हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे को उत्तराधिकारी होते हैं कि नहीं होते? नहीं। उन्हें एक दूसरे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता, ठीक है। और अब जो मूता विवाह में प्रतिफल दिया जाएगा वो किस प्रकार दिया जाता है? उसे निश्चित प्रतिफल होगा, या तो उससे पहले भी दे सकते हैं। देखिए या उसमें कुछ समय ऐसी समय पे दे कंडीशन बता दी सकते गई है, यदि पति पत्नी में लैंगिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, ठीक है,
मान लीजिए मूता विवाह हो गया, सब कंडीशन उसमें हो गई, अब उसमें 1 साल का था, 1 साल में उन दोनों के बीच में कोई लैंगिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो विवाह का समय हो जाता, पूरे 1 साल बीत गया, तो उसमें से क्या होगा कि आधी राशि दी जाएगी जो निश्चित की गई थी। ठीक है, लैंगिक संबंध का मीन्स ये है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव तो उसका यही है ना लैंगिक संबंध बनाने। हाँ, अगर लैंगिक लेकिन जब संबंध वो मान होता लीजिए ही नहीं है, हुआ इस तो राशि देनी पड़ेगी निश्चित हुई है, लेकिन कितनी? आधी। आधी। और लैंगिक संबंध स्थापित हुआ है पूरी तो पूरी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, यदि समय मान लीजिए 1 साल का मूता विवाह हुआ और समय पूरा हो गया, ठीक है, नहीं समय पूरा नहीं हुआ और पत्नी या पत्नी छोड़ के चली गई, जी, तो उस स्थिति में जो राशि तय हुई थी फिर कितनी राशि देनी पड़ेगी? देनी नहीं पड़ेगी। देखिए, जितने समय तक पत्नी रही थी उतने समय तक की राशि देनी पड़ेगी। मान नहीं, लीजिए जैसे अब अगर मूता हमारा 1 साल विवाह के लिए 1 हुआ, साल का हुआ, ठीक है, राशि तय कर दी 50,000 रुपये, अब हमें पत्नी छोड़ के 3 महीने में चली गई, ठीक है, तो 50,000 को 3 महीने के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 महीने की जिन राशि बनती थी उसने राशि इसको दे दिया नहीं, जाएगा। ठीक इसमें है, ऐसा भी है कि अगर मूता विवाह करा 1 साल के लिए तो उसे हम बीच में एक्सटेंड भी कर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा, बीच में से। हाँ जैसे अभी 1 साल के लिए मैंने मूता विवाह पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मूता विवाह हमारा 1 साल के लिए है, कोई निश्चित धनराशि हमारी तय हो गई प्रतिफल जो भी, तो उससे अगर बीच में से ही मैं चाहूँ कि इसको 1 साल ना करके 2 साल का हम मूता विवाह रखें तो उसको बीच अलग में- राशि बढ़ानी पड़ेगी उसकी अलग से फिर। हाँ, तो एक्सटेंड तो बीच में से देखिए, हो। मूता विवाह में अगर आप मूता विवाह आपने कर लिया, ठीक है, आपने किया 1 साल का, अब 1 साल के बावजूद भी आपने कोई मतलब कांटेक्ट नहीं किया आपस में, उसके बाद भी तुम 10 साल तक रहे, ना कोई राशि निश्चित करी और ना कुछ किया, तो फिर वो विवाह मूता विवाह माना जाएगा। कब तक? जब तक आप अलग नहीं होंगे। अगर 1 साल के लिए मूता विवाह करते हैं और जीवन पर्यंत साथ में रहते हैं तो फिर वो जीवन पर्यंत का मूता विवाह माना जाएगा, जब तक आप अलग नहीं होते। ठीक है ना। अब मान लीजिए यदि देखिए विवाह का समय पूर्ण हो जाता है तो पत्नी को छोड़कर जा रही है, तो पति उसी अनुपात में उसकी राशि काट लेगा, और विवाह का समय पूर्ण हो जाता है और लैंगिक संबंध स्थापित हुआ है तो पूर्ण धनराशि उसको देनी पड़ेगी। ठीक है। और देखिए यही मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन मूता विवाह में जो तलाक होता है, जो अभी तरीके बताए थे, उस तलाक को क्या बोलते हैं? जो विघटन होता है विवाह का, नहीं ये तो नहीं पता। उसको बोलते हैं तलाक तहवीज़। कभी कभी पेपर पूछ लेता है कि तलाक तहवीज़ से आप क्या समझते हैं, कि किस विवाह में मान्य है, और बच्चे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए PCSJ के भी एग्जाम पूछा गया था, लॉर का सिद्धांत, कापा का सिद्धांत। देखिए आम भाषा में देखा जाए तो उत्तराधिकार संबंधित है वृद्धि का सिद्धांत, है ना। और उसकी इंग्लिश देखा था इंक्रीज होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज, लेकिन उसमें क्या क्या था, इनकी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ यूज़ कर लिया, उसने मतलब उर्दू को भी इंग्लिश में उर्दू ही लिख दिया, लॉर को इंग्लिश में भी लॉ ही लिख दिया, उसने इंक्रीज नहीं लिखा। तो ये चीज़ कन्फ्यूज करती है, हमें नाम इनका याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए मूता विवाह, तो इसको थोड़ा एक बार दोबारा रिविजन मान लिया जाए। हाँ, तो मूता विवाह कौन सी विधि मान्य है? शिया विधि में मान्य, जिसकी अथना सारिया मूता विवाह में इद्दत का पालन कितना होता है? 2 माह का होता 2 माह। इद्दत की हमारी मूता विवाह में जितने समय के लिए मूता विवाह किया जाता है, ठीक है, और समय पूर्ण हो जाता है, तो पति को कितनी धनराशि देनी होगी? है। अगर उनके बीच में लैंगिक संबंध अगर बन रहा है तो पूरी धनराशि देनी होती है, अगर लैंगिक संबंध नहीं होता है तो आधी धनराशि देनी होती है। अगर बीच में से छोड़ के चली जाती है तो जितने टाइम तक रही हो। अगर समय पूर्ण होने से पहले पति ने छोड़ दिया पत्नी को, तो हाँ वही तो बता रहा हूँ कि तो नहीं, अभी तुमने बताया था कि पत्नी छोड़ के जा रही है, ठीक है, तो राशि काट लेगा पति। नहीं, अगर और पति छोड़ के जा रहा है, छोड़ रहा है तो उसे पूरी राशि जो निश्चित है वो देनी पड़ेगी। ठीक है। और मूता विवाह में जो संतान पैदा होती है उनको क्या? वो धर्म संतान होती है, उत्तराधिकार भी मिलता है। अच्छा, लैंगिक संबंध जो होता है इसमें वो वैध होता है, अवैध होता है? लैंगिक संबंध वैध होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लैंगिक संबंध बनाने के। और इसके लिए बैठक की आवश्यकता होती है, हाँ, प्रस्ताव स्वीकृति की, प्रस्ताव स्वीकृति, सक्षमता की भी। ठीक है। हाँ, और दूसरा बात देखिए, सिया विधि में जो विवाह की शर्तें बताई गई थी ना, वही वो मूता विवाह में बताई गई हैं। ठीक है ना। जैसे हज यात्रा में करती हुई मतलब मैं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, मूता विवाह, ठीक है ना। और हिंदू में स्त्री से नहीं कर सकता, सिया स्त्री से नहीं कर सकता, तो ये सब क्या होगा, इनसे नहीं करेगा। वो सिर्फ कैसे करेगा? क्योंकि देखिए अनियमित विवाह सुन्नी विधि में लागू होता है और वैध विवाह यहाँ लागू होता है। ठीक है, शून्य विवाह का कोई मतलब नहीं है। और देखिए इद्दत का पालन, इद्दत पढ़े थे नहीं पढ़े थे? इद्दत को अगर हम एक लाइन में बोलें तो इद्दत होता क्या है? इद्दत होता है कि जैसे अब शादी है, शादी का विघटन हो रहा है, शादी का विघटन के बाद कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है जिससे पता चले कि जो महिला है जिसका तलाक हो के आया है कि वो पहले पति से गर्भवती तो नहीं है। उसका जांच करने के लिए इद्दत का पीरियड रखा जाता है कि उस पीरियड में पता चल जाएगा वो गर्भवती है या नहीं है पिछले देखो पति से। मुस्लिम विधि में कुछ विधि शास्त्र ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विवाह के समापन
और नए विवाह के हाँ, आगमन के बीच का जो समय होता है वो इद्दत का कहलाता है, ठीक है। और उसको गिन गिन कर जो काटना कहता है उसको इद्दत का पालन कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी। अब इद्दत का जो आगमन हुआ है इस्लाम धर्म में वो कहाँ से हुआ है? देखिए ऐसा था, इस्लाम के आने से पहले मुस्लिम समाज में स्त्री मतलब महिलाओं की स्त्री कैसी थी? हाँ, वो बहुत दयनीय बेकार था। थी, ठीक है ना। उनको मतलब क्या समझा जाता था, मतलब बच्चा उत्पन्न भोग करने की विलास। मतलब भोग विलास की सामग्री थी, और वो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा शोषित पैदा। थी, मतलब सब कुछ था, ठीक है। तो जब पैगम्बर मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने क्या बताया था कि देखिए कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहता है तो पहले उससे क्या करेगा? शादी करें। जी। शादी के उन्होंने क्या बताया कि 5 शर्तें भी उसको करनी पड़ेंगी, ठीक है।